So hello guys, I am back with second part of the video which I have uploaded earlier. So Delhi University Entrance Exam MA Political Science 2019 का second part है ये. So we have first question. The philosophy of dependent origination can be attributed to which of the following traditions? अब जो ये concept है dependent origination का, ये किस इनमें से जो बिलीव्स हैं जैसे कि अजीविकाज, ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, इनमें से किस रिलीजन से ये बिलोंग करता है? सो इसका आंसर है बुद्धिज़्म. अब बुद्धिज़्म से कैसे है? क्योंकि बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट. कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें हर एक इंडिविजुअल या फिर लिविंग बीइंग को एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धिज़्म. सो क्वेश्चन 32, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आंसर. सो हमें दे रखे हैं. सो पहला है जिनेवा प्रोटोकॉल. सो जिनेवा प्रोटोकॉल में क्या है? बैन्स यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स. जिनेवा प्रोटोकॉल में ये बोला गया था जो भी केमिकल वेपन्स होंगे उनको हम बैन करेंगे. सेकंड है न्यूक्लियर एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लिमिट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में वही है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ज़्यादा प्रोलिफरेट नहीं करना, और एक एक्सेप्शन इसमें ये है, इंडिया डिड नॉट साइन इट, राइट. ये भी लिख लेना आप साइड में. सो सी है INF ट्रीटी. सो ये INF ट्रीटी हुई थी बिटवीन US एंड USSR, और इसमें था क्या? सो इसका ऑप्शन है 4, बैन 2 कैटेगरीज ऑफ लैंड बेस्ड मिसाइल. जो भी लैंड से मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उनकी 2 कैटेगरीज थी, उनके ऊपर बैन लगाया था INF ट्रीटी ने, और ये US और USSR के बीच में 1987 में साइन हुई थी. ऑप्शन डी, स्टार्ट 1 ट्रीटी. सो ये स्टार्ट 1 ट्रीटी क्या है? इट रिड्यूसेस स्ट्रेटेजिक आर्म्स, राइट. सो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन 4. सो क्वेश्चन 33, पुंची कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें ये कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस को लुक आफ्टर करने के लिए बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. जिसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट. क्वेश्चन 34, द डाइवर्कर राइकर मॉडल ट्राइज टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये जो डाइवर्जर राइकर मॉडल था इसमें ये किस चीज़ में लिंक बनाना चाहते थे? सो हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो है पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल सिस्टम. अब जो डाइवर्जर है ये, इसकी बुक भी है पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, और इसने पॉलिटिकल सिस्टम को इलेक्टोरल सिस्टम के साथ लिंक किया था. तो इसको डाइवर्जर राइकर मॉडल को मतलब इन्होंने ये मॉडल आया था इसमें इन्होंने पार्टी सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम में लिंक इस्टेब्लिश किया था. तो ऑप्शन सेकंड. 45, लाइफ इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय कॉन्शियसनेस बट कॉन्शियसनेस बाय लाइफ. अब ये क्या है? इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मार्क्स ने जो आइडियलिज़म, जो हीगल ने आइडियलिज़म दिया था, मार्क्स ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था. सो मार्क्स ने ये लाइन यूज़ की थी, कार्ल मार्क्स ने. सो इसका ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन, राइट. मार्क्स क्रिटिक ऑफ आइडियलिज़म. मार्क्स बिलीव दैट कि जो आइडियलिज़म है वो तभी हम उसे रियलाइज़ कर पाएंगे अगर हम जिंदा हैं, राइट. सो लाइफ इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय कॉन्शियसनेस. इसका मतलब यही है कि लाइफ जो है वो कॉन्शियसनेस से डिटरमाइन नहीं होती, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो लाइफ से डिटरमाइन होती है. अगर आपके पास लाइफ है, आप जिंदा हो, तभी आप कॉन्शियस हो पाओगे ना. सो इसका ऑप्शन फर्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर मार्क्स. अब इसमें से मार्क्स किस चीज़ कौन इनमें से कौन सी चीज़ है जो मार्क्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है? सो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें, कैपिटलिज्म डज नॉट लीड्स टू कमोडिटी फैटिज्म. तो क्या ऐसा मार्क्स बिलीव करते थे? बिल्कुल भी नहीं. इसका अपोजिट था जो मार्क्स बिलीव करते थे. मार्क्स बोलते थे कि कैपिटलिज्म से ही कमोडिटी फैटिज्म होता है. अब कमोडिटी फैटिज्म क्या है? जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी मार्केट में ब्रांड
के नाम पे बन के आती है, तो उससे हम क्या चीज़ देखते हैं कि उससे हम कैपिटलिज्म रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, राइट। कि कोई भी ब्रांड है, हम उसे क्या समझते हैं कि ये ब्रांड इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द कैपिटलिज्म। सो ये ऑप्शन सही नहीं है। सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, each of them by himself will not be of good quality, but when they all come together is possible that they may surpass collectively as a body, although not individually the quality of few best, and when they all meet together the people may thus become something in nature of a single person। अब ये किसने बोला था? एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो अरिस्टोटल हैं उनका कंसेप्ट था रूल ऑफ मैनी। सो रूल ऑफ मैनी में वो ये बोलते थे दैट बहुत लोग रूल कर सकते हैं अगर वो खुद को सुधार लें, अपनी क्वालिटीज़ अच्छी कर लें। सो अरिस्टोटल ये भी बिलीव करते थे दैट जो डिफरेंसेस हैं वो नेचुरल हैं। फॉर एग्जांपल ही बिलीव दैट स्लेवरी इज़ द नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड वीमेन आर वीक। तो ये भी क्या चीज़ है, एक नेचुरल है, ठीक है। बायोलॉजिकली वीमेंस वीक होती हैं, अरिस्टोटल का मानना था। बट उन्होंने ये भी बोला ये क्वालिटी वाइज अगर अच्छे ना हो, बट अगर ये इकट्ठे होकर आएँ और रूल करने की कोशिश करें, सो ये हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब कि एक सिंगल पर्सन का रूल हो सकता है और सिंगल पर्सन में सब रिप्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन थर्ड, अरिस्टोटल इज एडवोकेटिंग फॉर द पॉलिटी एज अ रूल ऑफ मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 38। अब इसको हमें मैच द फॉलोइंग है ये। किनीथ वॉल्ट्स कौन है? नियो रियलिस्ट हैं, ए का 4 हो गया। जॉन जे मियरसिमर ये कौन है? ऑफेंसिव रियलिज्म का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। एंड फरीद ज़कारिया, इन्होंने किस चीज़ का कंसेप्ट दिया था? नियो क्लासिकल रियलिज्म। फरीद ज़कारिया के साथ एक दूसरे थिंकर भी थे, समीर अमीर, राइट। सो ऑप्शन डी, हंस मोरगेंथ्यू कौन थे? क्लासिकल रियलिस्ट थे। इन्होंने क्लासिकल रियलिज्म में ये सबसे पहले ही केम टू लाइट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 39 ये भी मैच द फॉलोइंग है। सो थ्योरी ऑफ टू व्हील्स ये किसने दी थी? थ्योरी ऑफ टू व्हील्स में कंसेप्ट था, मतलब ये जो कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ टू व्हील्स, ये बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है, राइट। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ मंडल ये किसने दिया था? ये दिया था कौटिल्य ने, राइट। जो मंडल थ्योरी दी थी, इफ़ यू नो, इन्होंने कि जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एंड ये जो इसकी जो थी कौटिल्य की, ये मंडल थ्योरी थी। एंड सिंक्रेटिज्म जो है कबीर ने दिया था। सिंक्रेटिज्म क्या है कि दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे शुड नॉट बी सेपरेटेड। उनको इकट्ठे होकर अगर वो किसी भी चीज़ से फाइट करते हैं तो वो ओवरकम कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम से। सो ये मिक्सचर चाहते थे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कबीर। धर्मशास्त्र हमें पता है मन्नू ने दिया था। जो मन्नू की बुक थी मनु स्मृति, उसमें जो भी सोशल नॉर्म्स थे, धर्म थे कि एक इंडिविजुअल का धर्म क्या होना चाहिए, वो धर्मशास्त्र कहलाया था। सो ये हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 40, इसमें मैच द फॉलोइंग हमें करना है ऑथर्स को उनके वर्क्स के साथ। सो जेम्स स्कॉट ने क्या दिया था? द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी बुक थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन थर्ड। एंड रॉबर्ट जर्विस ने दिया था, उनकी बुक थी परसेप्शन एंड मिस परसेप्शन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एर्नस्ट गेलनर हमें पता है वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उनकी बुक थी नेशंस एंड नेशनलिज्म। ऑप्शन डी है कार्ल पोलाइनी। सो इन्होंने क्या दिया था? सीइंग लाइक अ स्टेट। सो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 41, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ प्राइमरली। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, अब ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है, ये है क्या? ये है अ फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है अदर देन डेवलप्ड कंट्रीज़, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हाउ देयर गवर्नमेंट वर्क्स, वो इन्वेस्टिगेट करना, ये है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। जो वहाँ के
डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आर्मंड एंड पावेल वाज एन एप्लीकेशन ऑफ, अब ये एप्लीकेशन क्या थी। डेविड ईस्टन ने जो पॉलिटिकल सिस्टम दिया था, उसने बताया था इनपुट और आउटपुट अप्रोच, उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देकर आर्मंड और पावेल ने उसे दोबारा क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई किया था। सो ये है ईस्टर्न्स फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो ईस्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम का कंसेप्ट दिया था, उसको इन्होंने अप्लाई किया था। क्वेश्चन 43, द कोर एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ क्लासिकल एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म आर, क्लासिकल और स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है यहाँ पे, ये है हमारा नियो रियलिज्म, राइट। सो क्लासिकल और नियो रियलिज्म में क्या चीज़ कॉमन थी, कोर एलिमेंट्स क्या थे दोनों के। सो स्टेटिज्म भी दोनों बिलीव करते हैं। स्टेटिज्म क्या है, दैट स्टेट की पावर इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों बिलीव करते हैं क्योंकि रियलिज्म इटसेल्फ अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट, पावर एंड स्टेट। सो स्टेटिज्म है। और सर्वाइवल तो हमें पता ही है, पावर को एक्वायर क्यों करते हैं, फॉर द सर्वाइवल। सो ये भी करेक्ट है दोनों का। एंड सेल्फ हेल्प, और हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प लेनी पड़ेगी, खुद की हेल्प हमें ज़रूरत है, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ, ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 44, विच एनवायरमेंटल कन्वेंशन वॉज एडोप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुई थी, वो थी वियना कन्वेंशन। अब ये क्यों हुई थी, पीपल केम टू नो दैट जो ओजोन लेयर है, आर्कटिक ओशन है, उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो चुका है, उसको कैसे हमें दोबारा मतलब कि रिवाइव करना है, उसको दोबारा कैसे हमें ठीक करना है, उसके लिए वियना कन्वेंशन हुई थी। और वियना कन्वेंशन में ये लिखा गया था कि जो ओजोन लेयर है जो डिप्लेट हो चुकी है आर्कटिक ओशन के ऊपर, वो 2050 तक दोबारा रिकवर हो जाएगी। सो हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 45, एम के गांधी रोट एडिटोरियल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स। एम के गांधी ने सबसे पहले अपने जो एडिटोरियल्स लिखे थे कौन से जर्नल में लिखे थे, वो थे यंग इंडिया, राइट। सो ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखना शुरू कर दिया था, यंग इंडिया। क्वेश्चन 46, रोल्स इंट्रोड्यूसेस द वेल ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज। अब रोल्स का जो कंसेप्ट था वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो क्या था। वेल ऑफ इग्नोरेंस एक तरीके का स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट था, जहाँ पर लोगों को अपने बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी, उसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो एक वेल ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की एक कर्टन के पीछे हैं जहाँ से उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस कंसेप्ट देकर क्या जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि दैट इट इज़ अ डिवाइस टू एलिमिनेट बायस इन रीजनिंग। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो रीजनिंग में बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मैच द थिंकर्स विद देयर आइडियाज़। अब आइडिया दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ वेदांता। वेदांता के को अप्लाई करने के लिए किसने बोला था, वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। बी है एप्लीकेशन ऑफ रीज़न टू सैक्रेड टेक्स्ट। अब आप सबसे पहली चीज़ तो लिबरल रिफॉर्मिस्ट जो आइडियाज़ थे वो राजा राम मोहन रॉय ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, और वो चाहते थे कि जो सैक्रेड टेक्स्ट हैं वो अनब्लाइंडली या फिर इरेशनली कोई उन्हें उनके ऊपर बिलीव ना करे, और जिसकी वजह से ही जो सती प्रथा थी वो प्रिवेल थी सोसाइटी में भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैक्रेड टेक्स्ट जिनके ऊपर लोग अननेसेसरली और ब्लाइंडली बिलीव करते थे। सो उसको रीज़न के साथ अप्लाई करने के लिए राजा राम मोहन ने मतलब उन्होंने अप्लाई किया था रीज़न सैक्रेड टेक्स्ट पे। सो यहाँ पे हो गया राजा एम रॉय। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निटी, अब मॉडर्निटी को कौन क्रिटिसाइज़ करते थे, वो थे हमारे एम के गांधी, राइट। सो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था जो हैवी इंडस्ट्री थी, स्पेशली उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। नेक्स्ट है एडवोकेसी फॉर द एडमिशन ऑफ वीमेन टू मेडिकल कॉलेजेस। अब जो वीमेन के को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी उससे निजात पाने के लिए पंडिता रमाबाई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। सो
ये उन्हीं के एक स्ट्रगल का एक पार्ट था। उन्होंने एडवोकेसी मतलब कंसेप्ट लेके आई थी कि जो विमेन हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकती हैं, उन्हें भी पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। सो हमने क्या एनालाइज किया, हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन 48, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट आंसर। जे एन टिकनर, अब ये फेमिनिस्ट थी, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, रिफॉर्मुलेशन ऑफ मोरगेंद्यूज 6 प्रिंसिपल, इनकी बुक थी। इसने जो मोरगेंद्यू थे, हंस मोरगेंद्यू, जो क्लासिकल रियलिस्ट थे, मैंने आपको बताया पीछे, उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे रियलिज्म को लेके कि रियलिज्म को हम इंटरनेशनल अपने जो रिलेशंस में कैसे यूज़ करेंगे, उसको लेकर उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब जे एन टिकनर ने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उसे दोबारा रिफॉर्म किया था, सो इसकी ये बुक थी। नेक्स्ट है सिंथिया एनलो। सिंथिया एनलो की जो बुक थी वो थी वेयर आर द वीमेन, इन्होंने बुक लिखी थी वेयर आर द वीमेन। सी है सैंड्रा विटवर्थ। सैंड्रा विटवर्थ की बुक थी फेमिनिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, राइट। सो इनकी बुक लिखी थी फेमिनिस्ट की जो क्रिटिकल थ्योरी है, दूसरी थ्योरीज को लेके उस पर्सपेक्टिव से। फिर डी है चंद्रा मोहंती। अब चंद्रा मोहंती जो हैं उन्होंने बुक लिखी थी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। अब ये बताती हूँ क्या है। जब फर्स्ट टाइम फेमिनिज्म की वेव आई थी तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिली थी। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो पोस्ट कॉलोनियल हैं, जब कॉलोनियलिज्म डी कॉलोनाइज हुई है कंट्री, कॉलोनियलिज्म यहाँ से ख़त्म हुई थी, तो जो यहाँ की विमेंस थी उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। उसी मूवमेंट का ये पार्ट थी चंद्रा मोहंती। सो इन्होंने बुक लिखी थी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 49, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। सो मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय है लॉ ऑफ फिशेस। ये मन्नू ने दिया था कि जो भी एक बड़ी मछली होती है, एक बड़ी फ़िश होती है, वो छोटी फिशेस को खा जाती है, क्योंकि छोटी जो फिशेस हैं उनके पास इतने पावर नहीं है कि वो अपने डिफेंस के लिए लड़ सकें। सो यही है कि अगर हम खुद के लिए नहीं लड़ते तो हमें दूसरे लोग आके हमारे ऊपर डोमिनेंस इजीली चला सकते हैं। सो ये मत्स्य न्याय का कंसेप्ट दिया था मन्नू ने धर्मशास्त्र में। सो ये है लॉ ऑफ फिशेस। सेकंड है अप्पा धर्म। अब ये अप्पा धर्म क्या है? ये है द लॉ ऑफ एबनॉर्मल टाइम्स। जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, किसी भी सिचुएशन की वजह से कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, उस टाइम को बोलते हैं अपधर्म, राइट। सो सी है विजिगिशु। अब विजिगिशु कौन होता है? जो मंडल थ्योरी है कौटिल्य की, उसमें एक किंग को बोला गया था कि विजिगिशु। विजिगिशु होता है जो हर एक चीज़ को कॉन्कर करना चाहता है। वो चाहता है जितने मेरे नेबर किंग्स हैं, जिनके इनके जो एम्पायर्स हैं, इसको मैं अपने अंडर कर लूँ, मैं सबको कॉन्क्वेस्ट कर लूँ। जो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता है, जैसे अलेक्जेंडर जो था वो पूरे वर्ल्ड को उसने कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की थी। सो विजिगिशु होता है इंटेंडिंग कॉन्करर। फिर आता है रीति। अब रीति क्या है? रीति है कॉस्मिक लॉ, राइट। जो भी हमारी यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जो रीति होती है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मिक लॉ। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 50, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। अब ये आपको पता है किसने दिया था? ये दिया था जॉन रॉल्स ने, राइट। वो बोलते थे, इग्लिटेरियन कंसेप्ट दिया था जॉन रॉल्स ने। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट जो सोसाइटी का जो ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा लीस्ट एडवांटेज हैं, जिनके पास कुछ बेनिफिट नहीं है, उनका ग्रेटेस्ट बेनिफिट हमें करना है। और वो कैसे करेंगे? जो भी रिच लोग हैं उनसे छीन के। किस और कैसे छीनेंगे हम उनसे? टैक्सेस अप्लाई करके उन लोगों पे। अगर हम उन लोगों पे टैक्सेस इम्पोज करते हैं तो हम उनका जो जो उनका प्रॉफिट है वो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप्स को दे सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। सो ऑप्शन सेकंड, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन 51, अब इसमें हमें मैच द फॉलोइंग है ये। सो फर्स्ट है हिंदू पद पदशाही। अब ये क्या है? ये वी.डी. सावरकर ने दिया था। वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले हिंदुज़म और हिंदुत्व वर्ड को यूज़ किया था। अब हिंदुत्व मतलब क्या होता है? हिंदूनेस, जो भी है हिंदूज़ का है, दूसरी कम्युनिटीज़ का नहीं है। ये इस चीज़ में बिलीव करते थे और बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं आज के टाइम में वो इनसे इंस्पायर हैं।
फिर आता है व्हील ऑफ हिस्ट्री। अब व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने दी थी? राम मनोहर लोहिया जी ने। उन्होंने बोला था कि जो हिस्ट्री है वो एक तरीके से व्हील है, वो घूमती रहती है, वही जो है, जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती थी वही घूम फिर के अब प्रेजेंटली होती रहती हैं। सो सी है तोहफ़त उल मुवाहिदीन। अब ये तोहफ़त उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन की रॉय की बुक है और इसको इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथिज्म भी बोलते हैं, राइट। सो उनका यही था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड यू, बहुत प्लूरलिज्म नहीं था, मोनोथिज्म था। फिर नेक्स्ट आती है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अब ये बुक लिखी थी पंडिता रमाबाई ने। सो हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर डेमोक्रेसी एज नथिंग मोर देन पीरियोडिक कलेक्शन एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स बियॉन्ड द एक्ट ऑफ वोटिंग शुड हैव नो रोल इन शेपिंग पॉलिसी। जोसेफ एस कुम्पीटर ने बोला था दैट डेमोक्रेसी इज नथिंग देन पीरियोडिक इलेक्शंस, राइट। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनका काम है सिर्फ वोट देना और पार्टीज़ का काम है सिर्फ इलेक्शंस को जीतना, यही डेमोक्रेसी है। ये मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव था जो जोसेफ एस कुम्पीटर ने दिया था। सो हमारा आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट नेशनलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल एज। अब मैंने पहले बताया था नेशनलिज्म किससे जुड़ा हुआ है? एर्नस्ट गेलनर से। एर्नस्ट गेलनर बिलीव करते थे कि जो नेशनलिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल एज के लिए। नेशनलिज्म से ही इंडस्ट्रियल एज आती है और इसी से जो है लोग सेल्फ स्ट्राइव, सेल्फ रिलायंट बनते हैं। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, हु अमंग द फॉलोइंग सेड कास्ट सिस्टम इज नॉट मेयरली डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अब जो आपको पता है लेबर कंसेप्ट के ऊपर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूरी अपनी एक थ्योरी लिखी है। वो बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि लेबर को हमने डिवाइड कर दिया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो ये लेबर करेंगे एंड ऑल दैट। इसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है, लेबरर्स को भी यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड मॉडल्स एंड assumption ड्रॉन फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू एनालाइज पॉलिटिकल बिहेवियर। कि इन्होंने पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक्स है वहाँ से उन्होंने मॉडल और एजम्पशन ड्रॉ किए थे पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, वो थे रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल जो हैं प्लूरलिस्ट कंसेप्ट दिया था इन्होंने पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स से इन्होंने यूज़ किए थे। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 56, हु अमंग द फॉलोइंग लेड स्ट्रेस ऑन द इमेजिन्ड क्वालिटीज़ ऑफ नेशनलिज्म। बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक आई थी इमेजिन कम्युनिटीज़। इमेजिन कम्युनिटीज़ में उन्होंने ये बोला था कि हम जितने भी लोग हैं एक पूरे वर्ल्ड का पार्ट हैं, हम इतनी दूर दूर रहते हैं बट फिर भी हम एक दूसरे को एज अ कम्युनिटी मानते हैं कि हम जो हैं एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है। इवन दो हम एक दूसरे को फेस टू फेस हमने देखा भी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने फेस टू फेस आज तक देखा भी नहीं बट फिर भी हम मानते हैं कि ये भी वर्ल्ड का पार्ट है। सो इनकी जो कंसेप्ट था इमेजिन क्वालिटीज़ ऑफ नेशनलिज्म, ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा था। क्वेश्चन 57, हु अमंग द फॉलोइंग कोट द क्लासिक एसे साइंस एज अ वोकेशन। साइंस एज अ वोकेशन एक बुक है जो कि मैक्स वेबर ने लिखी थी, राइट। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट मैक्स वेबर इज करेक्ट। क्वेश्चन 58, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पब्लिक पॉलिसीज वट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। ये डेफिनेशन दी थी पब्लिक पॉलिसी को लेकर डेफिनेशन दी थी थॉमस आर डाई ने, राइट। उनको मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो भी गवर्नमेंट करती है और जो गवर्नमेंट नहीं करती। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 59, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसेप्चुलाइजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सीमलेस वेब। अब ये किस स्कॉलर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीमलेस वेब बोला था? सो ये है ग्रैनविले ऑस्टिन, राइट। उन्होंने अपनी एक आर्टिकल लिखा जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीमलेस वेब बोला था। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 60, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडिया एज क्वासी कॉन्फेडरेसी। अब इनमें से किसने जो है इंडिया को क्वासी कॉन्फेडरेसी बोला था? अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी
कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो वहाँ पे केसी वियर जो हैं उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी जुडिशियल भी और क्वासी कॉन्फेडरेसी भी बोला था। सो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। सो दिस वाज इट गाइस। नेक्स्ट वीडियो हम जो है उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंड थैंक यू सो मच।